कॉलम की जो डेटा डिक्शनरी है ना कि कौन सा कॉलम क्या डेटा दिखा रहा है वो लिखना। तो ये हमारे पास डेटा है कौन से स्टेडियम में बैक्स की रेस का डेटा है, ठीक है। इसके बेस पे बर्थ डेट, किस डेट को रेस हुई, कितने टाइम से स्टार्ट किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सब कुछ डेटा इसके अंदर है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। Goal is to predict the finishing time of dogs in UK greyhound races। यहाँ पे जो dogs की races हैं उनका डेटा है ये। तो बेसिकली आपको finishing time of dogs predict है, ठीक है। कौन कौन से कॉलम्स क्या क्या कर रहे हैं वो इसमें लिख रखा है। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स में लिख रखा है कि कौन सा कॉलम क्या है और आपको कैसे आउटपुट बनानी है वो भी सारा कुछ लिख रखा है कि आपको सबमिट करते समय पाइथन स्क्रिप्ट बनानी है। दैट वे रीजन अनसीन आपका जो df.csv है उसमें प्रिंटेड है, unseen.df वो आपका टेस्ट है, वो अलग रखा हुआ है। जब आपने चलाना है पाइथन स्क्रिप्ट को ये वाली फाइल दे दी है, डेटा फ्रेम देना है, इसमें प्रेडिक्शन टाइम नाम का एक कॉलम आपने ऐड करना है। जो आपका प्रेडिक्शन होकर डेटा आएगा वो आपके इस कॉलम के अंदर क्या कर देना है, ऐड। और फिर आपने इसे myprediction.csv नाम से सेव कर, ठीक है। तो प्रेडिक्शंस का बेसिकली ये एक डेटा सेट है, मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम है, आपको फिनिशिंग टाइम प्रेडिक्ट करना है। और कॉलम्स फीचर्स कौन कौन से हैं वो फीचर्स आपको डेटा सेट में मिल रहे हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं, एक जो मैंने सैंपल ये सबमिशन का एग्जांपल में बता रखा है कि आपने सबमिट कैसे कराना है। जैसे ये मैंने ये माना कि आपने लीनियर रिग्रेशन लगाया, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपका हो गया ट्रेनिंग और ये x2 क्या है आपका टेस्ट। अब आपने इसमें से ये मैंने ऐसे डमी लिखा बिहेवियर फीचर्स, ठीक है। तो y आपका वो है टाइम टू सेकंड रेस का टाइम जो आपको लीनियर रिग्रेशन लगाई, फिर करा, जो डिस्टेंस आया उसको नई अनसीन वाली फाइल में नया कॉलम बना के सीएसवी। ये कोई बेस्ट मॉडल नहीं है, आपको लगाना है यहाँ पे बेस्ट मॉडल ताकि मैट्रिक्स बेस्ट रिजल्ट दे, आउटपुट स्कोर बहुत अच्छा है। उसके बाद फीचर्स यहाँ पे कौन कौन से होने चाहिए ये मैंने डमी लिख रखा है, ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन से फीचर्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक इस तरह की फाइल बनानी, मतलब ये बेसिकली सैंपल कोड लिख रखा है कि इस फॉर्मेट में आपको कोड लिखना है। तो कोड ये नहीं है, कोड आपको अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये df.csv ये आपका ओरिजिनल डेटा है जिससे आपने ट्रेन करना है। अनसीन df एग्जांपल ये आपका टेस्ट डेटा, ये वो टेस्ट रिकॉर्ड है जिससे आपको टेस्टिंग करनी और इसमें एक नया कॉलम आपने प्रेडिक्शन टाइम का डालना है। और उसके अकॉर्डिंगली मेट्रिक आपका है कि बेस्ट आउटपुट स्कोर माना, ठीक है। तो ये आप एक बार डिस्कस कॉपी कर डालना, ये एग्जांपल आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे। बनाने के बाद, बनाना तो बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है और कॉलम्स भी बहुत सारे हैं। बनाने के बाद आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आपने कौन कौन से फीचर्स चुन लिए हैं, क्यों आपने अगर किसी फीचर्स को इग्नोर किया तो क्या रीजंस थे, क्यों आपने एल्गोरिथम कौन सा यूज किया, कौन कौन से ट्राई किए थे, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। ये आपने कर। इन द मीन टाइम अभी कल हम कर रहे थे एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स कर रहे थे। एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स में मेरे ख्याल से मैंने आपको टैगिंग टेक्निक्स, टैगिंग क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर करा। आज मुझे कराना है
सेट्स, इंपोर्ट लोड ब्रेस्ट कैंसर का मैंने डेटा सेट ले लिया। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी। ठीक है, तो हमने लोड ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट लेना है। उस डेटा सेट को इस बार हमें XGB क्लासिफायर यूज करके, XGBoost क्लासिफायर यूज करके क्लासिफाई करा। जो XGBoost क्लासिफायर है ये इंटरनली जो एस्टिमेटर्स यूज करता है, बेस मॉडल्स यूज करता है, वो डिसीजन ट्रीज यूज करता है। ठीक है, तो डिसीजन ट्रीज को बार-बार ये क्या करता रहता है, ट्रेन करता है। इसके अंदर सिर्फ रो सैंपलिंग की प्रोविजन नहीं होती, रो सैंपलिंग के साथ-साथ कॉलम्स की भी सैंपलिंग। मतलब जैसे रैंडम फॉरेस्ट में होता है ना कि एक ट्री बनाने के लिए कुछ फीचर्स यूज करें, दूसरे के लिए कुछ और फीचर्स का सबसेट यूज करते हैं। एक में 80% फीचर्स ले ली, दूसरे में अलग 80% फीचर्स ले ली। तो वैसे ये भी क्या करता है, रो सैंपलिंग के साथ-साथ फीचर सैंपलिंग भी। प्लस आप देखोगे कि जब आप XGBoost लगाओगे, एक तो इसके रिजल्ट्स, जो इससे रिजल्ट आएगा वो सारे मॉडल्स में से बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इनबिल्ट फीचर्स हैं, जैसे नल्स को खुद डिटेक्ट करना, जैसे रेगुलराइजेशन लगाना, जैसे फीचर्स की इंपॉर्टेंस स्टडी करना, ये सब इसके अंदर इनबिल्ट। तो इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो सबसे बेस्ट है। और मैं आपको चला के भी दिखाऊंगी एंड में कि आपको फीचर इंपॉर्टेंस भी दिखाएगा, कौन सी फीचर को इसमें कितनी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आपने पहले डेटा उठा लिया, डेटा लोड ब्रेस्ट कैंसर X is equal to dd dot data frame बनाया, dd dot data frame हमने बनाया। डेटा फ्रेम पे डेटा डॉट डेटा जो हमारा डेटा है और कॉलम is equal to डेटा डॉट फीचर अंडरस्कोर फीचर नेम से फीचर इंपोर्ट मॉडल्स एज रीडिंग y के अंदर आ गया डेटा डॉट। तो आप देखो x में बहुत सारे कॉलम्स, इसमें 12-13 कॉलम्स हैं, 12-13 कॉलम्स 12-13 से ज्यादा है, बाकी 30 कॉलम्स है। ये 30 कॉलम्स 30 फीचर्स हैं आपके पास, वो आपके पास। अब आपने इसमें चलाना है XGBoost क्लासिफायर। ठीक है, मॉडल इज इक्वल टू पहले ट्रेन टेस्ट x ट्रेन x टेस्ट y ट्रेन y टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट x y S size and random। ठीक है, अब मैंने इस पे लगाना है XGBoost क्लासिफायर। डेटा अलग अलग कर लिया, मॉडल इज इक्वल टू XGB डॉट XGBoost क्लासिफायर। ये हमारा XGB क्लासिफायर। ठीक है, n एस्टिमेटर्स, कितने एस्टिमेटर्स चाहिए आपको, मतलब बेस मॉडल्स कितने बनाने हैं, n एस्टिमेटर्स दे दिया। ठीक है, एक और इसका इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है लर्निंग रेट। अगर आपको कल वाला एग्जांपल याद हो तो आपने देखा होगा कि इस मॉडल में इस लर्निंग रेट बहुत यूज होती है, जो मैंने कल आपको दिखाई।
लर्निंग रेट बेसिकली रहता है कि ये ग्रेडियंट डिसेंट कैसे करेगा, कितना कितना ग्रेडियंट एक बार में डिसेंट करेगा। ये जो पैरामीटर था n, पुराने मॉडल की लर्निंग प्लस रेसिड्यूल्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, उसमें एक पैरामीटर आता है लर्निंग। लर्निंग रेट इज बेसिकली एक ग्रेडियंट डिसेंट है ना। ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब होता है कि ग्रेडियंट मतलब चढ़ाई से आप डिसेंट कर रहे हैं, उतर रहे हैं, गोइंग टुवर्ड्स द मिनिमम। ठीक है, आपने क्या करना है, रेसिड्यूल्स को मिनिमाइज करना है, तो आप ग्रेडियंट डिसेंट करें। लर्निंग रेट मतलब कि आपका स्टेप साइज क्या है, आप कैसे उतर रहे हैं। अगर आप बड़े बड़े स्टेप्स लेके उतरेंगे तो आप जो मिनिमम है उसको मिस नहीं कर सकते, और अगर आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलेंगे तो आपको कन्वर्ज होने में, मिनिमम तक पहुंचने में टाइम बहुत लगेगा। तो ये लर्निंग रेट बेसिकली ये बताता है कि ग्रेडियंट जब आप डिसेंट करेंगे तो डिसेंट किस रेट से, तो इसकी वैल्यू जनरली 0.1 रखी जाती है, बाकी आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद सब सैंपल्स, मतलब जैसे कल वाले एग्जांपल में भी था ना हमारे पास कि जो डेटा ट्रेन करना है मल्टीपल बेस लर्नर्स पे, वो एक्चुअल डेटा का जो उसमें मैक्स सैंपल्स था वो यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे उस एट्रिब्यूट का नाम है सब सैंपल। जैसे मैंने सब सैंपल ले लिया 0. और एक और एग्जांपल है इसका, कॉल सैंपल्स बाय ट्री। फीचर्स की सैंपलिंग, कितने कितने फीचर्स, सारे फीचर्स दे देने एक ट्री को, कितने कितने फीचर्स देने। कॉल सैंपलिंग, कॉल सैंपल्स बाय ट्री 0. इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये मैंने XGB क्लासिफायर मॉडल डॉट फिट, मॉडल को फिट किया किससे, एक्सट्रेन कॉमा, मॉडल को फिट कर लिया एक्सट्रेन कॉमा बाय ट्रेन से, मॉडल को निकाल लिया। बाय प्रेडिक्शंस वी विल डू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट x दे दिया, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी स्कोर देखो, ये इंटरनली आपको अलाउ नहीं करता। अगर इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप ये जो 100 एस्टिमेटर्स ही बना रहे हैं, सीक्वेंशियली बना रहा है ना, कि मैं 100 के वेट्स चेक कर सकूं कि पहली बार इससे क्या वेट दिए, इसका कोई इसमें ये लाइब्रेरी शो नहीं करती, ठीक है। बट अगर आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो इस फॉर्मूला से जो मैंने आपको, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। इसको देखने का यहाँ पे देखो, आपने इसे चलाया ऑल सैंपल all sample by tree और सब sample SST, ठीक है।
from sklearn.datasets import fetch कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला मैंने डेटा सेट और मैट्रिक्स के लिए R2 स्कोर बाकी तो सब फ्रॉम sklearn.matrix import ठीक है। इस बार हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यूजिंग एक्सट्रीमली रिग्रेशन ठीक है। तो डेटा लिया फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग से डेटा लिया फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग से आप एक्स में डालिए फीचर्स डॉट डेटा फ्रेम डेटा डॉट डेटा कॉलम डेटा डॉट y is equal to डेटा डॉट ठीक है। x y डेटा उठा लिया। इस बार मैंने मॉडल लिया xdb डॉट xdb रिग्रेशन। इस बार हमने लिया xdb रिग्रेशन। वैसे ही एस्टिमेटर्स नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स कितने एस्टिमेटर्स आप लेना चाहते हैं n एस्टिमेटर्स आ गया। सब सैंपल all sample by 3 all sample by 3 एस्टिमेटर्स हो गए। इसके अलावा लर्निंग रेट इज इम्पोर्टेंट। लर्निंग रेट और इसके अलावा इसमें एक और पैरामीटर हम दे सकते हैं कि हमें ऑप्टिमाइज कौन सा फील्ड ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू आपको किस चीज को ऑप्टिमाइज करना है। ये दो भी चलेगा, अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा। जैसे अगर आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा मल्टी क्लास हाइपन सॉफ्ट मैप्स, या अगर बाइनरी प्रॉब्लम होगी तो बाइनरी कोलन सिग्मॉइड, तो उसके वो फंक्शन होता है ना एक्टिवेशन फंक्शन। और अगर आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आ जाएगा ऐसे रेग कोलन स्क्वायर्ड एरर ऐसा। पर अगर आप ये नहीं भी दोगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये r स्क्वायर में ऑप्टिमाइज है ठीक है। तो ऑप्शनल है, अगर चाहो तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है। आप ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट करो और ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट कर लिया। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई प्रेडिक्शंस करें। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट दिया मॉडल की R2 स्कोर प्रिंट कराना है y टेस्ट कॉमा y। इस तरीके से RGB क्लासिफायर चलेगा। इतना इसका रिजल्ट
y टेस्ट वहाँ y 23.29 आ रहा है, 23.29 ही आ रहा है। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट यही ऑब्जेक्टिव है। इसको और अच्छा करने के लिए एस्टिमेटर बढ़ा के देखो, 84 हो गया। सैंपल्स का साइज, ऑल सैंपल बैटरी, पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करो और लर्निंग रेट थोड़ा और कम करके देख सकते हो। तो हाई पैरामीटर्स को यूज करोगे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने, ठीक है? क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप, क्योंकि ये आपको एडिशनली ये भी दे रहा है ना, xgb डॉट प्लॉट इंपॉर्टेंस, आपको अभी पता चल जाएगा कि आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से फीचर्स में से इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हैं, XGBoost, ठीक है? इससे पहले आपको कई सारे प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, नल्स को ऑटोमेटिकली ये हैंडल कर लेता है। अगर आपके डेटा सेट में नल्स भी होंगे तो इसको क्लियर है? अब XGBoost के बाद दूसरा बूस्टिंग एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था, AdaBoost बताया था, जिसमें वेट्स जो है वो इस अल्फा से ऑप्टिमाइज होते हैं। हर बार आप एरर निकालते हो और फिर अल्फा निकालते हो और e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा या e रेज़ टू पावर प्लस अल्फा करके आप वेट्स को मॉडिफाई करो। तो सेम यही प्रॉब्लम अगर आप चाहो तो आप AdaBoost क्लासिफायर से भी कर सकते हो। जैसे यही वाली सेम प्रॉब्लम जो मैंने पहले करी, आप इसी सेम प्रॉब्लम को यूजिंग AdaBoost भी कर सकते हो। मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ। इस बार मैं यूज करूंगी AdaBoost क्लास। डेटा तो वैसे ही उठाना है, यहाँ तक के काम में कोई फर्क नहीं, सिर्फ मुझे बदलना है ये मॉडल, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है, AdaBoost लगाना है, बाकी सारा काम मेरा वैसा का वैसा। तो AdaBoost क्लासिफायर लगाने के लिए from sklearn dot ensemble import AdaBoost क्लासे AdaBoost क्लासे AdaBoost क्लासिफायर हमने लगाया और इस पे हम अब क्लासिफिकेशन, इस बार हमने मॉडल यूज किया AdaBoost क्लासिफायर, n एस्टिमेटर्स, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स कितने चाहिए। अच्छा, AdaBoost क्लासिफायर में ये है कि बाय डिफॉल्ट एस्टिमेटर तो डिसीजन ट्री होता है, बाय डिफॉल्ट बेस मॉडल होता है आपका डिसीजन ट्री, पर अगर आप बदलना चाहें इसमें एस्टिमेटर आर्गुमेंट होता है, आप बदल सकते हैं। आप डिसीजन ट्री की जगह SVC या किसी और मॉडल को भी बेस मॉडल यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स हमने इसमें दे दिया, इसके अलावा लर्निंग रेट, दो ही इसके इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट, ये दो चीजें हमने दी। इसके बेसिस पे इसने क्या कर दिया, प्रेडिक्शन, लर्निंग रेट को बदला जा सकता है, ठीक है? ऐसे हमने क्या किया, AdaBoost क्लासिफायर, ये भी सीक्वेंशियली काम करता है, पहले सब रोज को बराबर वेट, फिर अकॉर्डिंग टू जिसमें मिस्टेक हुई उसका वेट बढ़ाते। अच्छा, अगर मुझे इसमें एस्टिमेटर बदलना हो, अगर मुझे डिसीजन ट्री की जगह मान लो SVC यूज कर, तो from sklearn dot svm import SVC क्लासिफायर है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो मैं कोई भी क्लासिफिकेशन वाला यूज कर सकता हूँ। SVC में मैंने एग्जांपल लिया है, आप कोई और नाइपेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस SVC, बेस S में मैंने क्या डाल दिया, एस्टिमेटर
एस्टिमेटर इज इक्वल टू, ये मेरा बेस है। अब इंटरनली डिसीजन ट्री यूज होगा, डिसीजन ट्री की जगह एसवीसी यूज होगा। बट इसमें एक काम करना, इसमें ना इसमें एक आर्गुमेंट होता है प्रोबेबिलिटी, ताकि ये ना प्रोबेबिलिटी देने को एक्चुअल आंसर। ये हमारा एडाबूस्ट क्लासिफायर चलेगा। ये मेरे एडाबूस्ट क्लासिफायर में अगर मैंने बेस मॉडल एसवीसी लिया तो आंसर तो मेरी एक्यूरेसी इतनी आ रही है, जब ये डिसीजन ट्री ले रहा था उसकी एक्यूरेसी बेटर, ठीक है। पर इसमें ऑप्शन है, आप बदल सकते हैं। XGBoost नहीं बदल सकते, XGBoost डिसीजन ट्रीज के साथ ही काम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि XGBoost में और रैंडम फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? रैंडम फॉरेस्ट एक बैगिंग टेक्निक है, पैरेलल टेक्निक है। इसमें बहुत सारे डिसीजन ट्रीज पैरेलली ट्रेन किए जाते हैं ऑन सैंपल्स ऑफ डेटा एंड सैंपल्स ऑफ फीचर्स, ठीक है। और XGBoost सीक्वेंशियल टेक्निक है, जिसमें एक के बाद दूसरा मॉडल सीक्वेंस में ट्रेन किया जाता है विद इंक्रीजिंग वेट्स फॉर मिसक्लासिफाइड आइटम्स। ये भी सैंपल ऑफ डेटा और सैंपल ऑफ फीचर्स पे ही काम करता है, बट इसका प्रोसेस सीक्वेंस, ठीक है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस, एक सीक्वेंस में ट्रेन करता है, एक पैरेलली बहुत सारों को ट्रेन करता है। पैरेलल वाला फास्ट रहेगा, सीक्वेंशियल वाला फास्ट नहीं होगा उतना, पर एक्यूरेट ज्यादा, ठीक है। क्लियर है? देखो मैंने 4 बच्चों को एक टॉपिक पढ़ने को कहा, अब पेपर आया, अब उन चारों में से चारों से जो आउटपुट आए ये भी हो सकता है तब भी वो ठीक ना हो, अगर वो क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल का हो, ठीक है। अगर मैंने एक बच्चे को ट्रेन कराया तो पहले एक लेवल पे ट्रेन कराया, फिर सेकंड पे कराया, फिर थर्ड पे कराया, फिर फोर्थ पे कराया, एक ही ट्रेन को मैं बार-बार ट्रेन कर रहा हूं, तो उसमें एक्यूरेसी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए XGBoost की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी से ज्यादा बेटर है, ठीक है। और फिर और अच्छा बनाने के लिए तो उन्होंने ये फीचर्स डाले ही हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि लार्ज डेटा सेट्स पे भी काम करता है, वो फीचर्स की इंपॉर्टेंस को भी बताता है, वो इम्बैलेंस डेटा सेट्स को भी हैंडल कर लेता है, नल्स को भी हैंडल कर लेता है, रेगुलराइजेशन भी इनबिल्ट है। अगर ट्रीज बहुत ज्यादा ओवरली कॉम्प्लेक्स हो रहे हो, ओवरफिटिंग हो रही हो तो ट्रीज की प्रूनिंग भी कर देता है। तो ये बहुत सारे काम कर लेता है, इसलिए इसको बेस्ट एल्गोरिथम माना जाता है, ठीक है। अब लास्ट चीज आ गई, ये 2 चीजें मैंने बता दी, अब आ गया स्टैकिंग। स्टैकिंग का प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एज वेल एज सीक्वेंस। पहले आपका ट्रेनिंग डेटा आया, आपने उस ट्रेनिंग डेटा पे मल्टीपल बेस मॉडल्स ट्रेन किए। ये बेस मॉडल एक टाइप के भी हो सकते हैं, अलग-अलग टाइप के, जैसे एक बेस मॉडल रैंडम फॉरेस्ट था, दूसरा मेरा एसपीसी था, तीसरा मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, अलग-अलग तरह के बेस मॉडल को मैंने फिर इनसे मैंने क्या किया, ट्रेनिंग सेट बनाया, जो इनसे डेटा आया। पहले रिजल्ट्स ये 2 स्टेप्स में काम करेगा। पहला ट्रेनिंग सेट इन मॉडल्स को दिया, इन सब ने जो प्रिडिक्ट करके दिया, ये मेरा ट्रेनिंग सेट बना फॉर मेटा, ठीक है। जो यहाँ से आया उसके ऊपर ट्रेन होगा मेटा मॉडल। इज दिस इज लाइक मैंने 3-4 लोगों से पूछा, उसके बाद एक एक्सपर्ट बिठा दिया, तो उन तीनों चारों की बात सुन के उसके ऊपर एक्सपर्ट जजमेंट हो, वो एक्सपर्ट है मेटा मॉडल। क्या करेगा, आपको फाइनल मेटा मॉडल आपका ज्यादा दिमाग वाला मॉडल होना चाहिए। मेटा मॉडल के लिए कौन से मॉडल यूज किए जाते हैं? XGBoost को यूज करते हैं, या रैंडम फॉरेस्ट को यूज करते हैं, या फिर अगर आपकी प्रॉब्लम उसकी है बाइनरी क्लासिफिकेशन की है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी कई बार यूज करते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ लासो, रिच ये सब होता है, L1 L2 रेगुलराइजेशन। तो ये 3 मॉडल्स आकर मेटा मॉडल्स, बाकी ये बेस मॉडल्स को कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल बनाते हैं स्टैकिंग का, हम स्टैकिंग कैसे करते हैं, बेस एस्टिमेटर ले, मेटा एस्टिमेटर ले और स्टैकिंग, ठीक है। अब एग्जांपल बनाते हैं स्टैकिंग का। डेटा सेट
एक ले लेती हूँ, बाकी काम मैं डेटा सेट वाला काम, तो ये वाला काम तो सबने लोड बेस्ड आंसर उठाया, इतना काम सही है। उसके बाद चीजें मैं ऐड करूंगी, इतने काम से तो मैंने डेटा ही उठाया, ठीक है। लोड बेस्ड आंसर वाला डेटा सेट मैंने आज एक मैं लूंगी फ्रॉम sklearn डॉट ensemble, एक मैंने लिया random forest classifier, एक मैंने ले लिया random forest classifier, और एक स्टैकिंग करनी है बाद में, तो स्टैकिंग random forest classifier and stacking, ठीक है। from sklearn dot svm import svc, दो तरह के बेस मॉडल्स लूंगी, एक रैंडम फॉरेस्ट ले लूंगी और एक ले लूंगी svc। मेटा मॉडल के लिए फ्रॉम xbb import xbb classifier, ठीक है। बेस मॉडल्स की लिस्ट बनाओ, बेस मॉडल्स आपने कौन कौन से लेने हैं उनकी लिस्ट बनाओ। पहला बेस मॉडल मैंने लिया RF रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ये प्योरली आपकी चॉइस है, आप रैंडम फॉरेस्ट ना यूज करके यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दूसरा मॉडल मैंने लिया SVC, प्रोबेबिलिटी, ये दो मेरे बेस मॉडल्स आ गए, दो की जगह 3-4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितने बेस मॉडल्स के टाइप्स चाहिए, ठीक है। अब आ गया मेटा मॉडल, मेटा मॉडल मतलब मेरा फाइनल मॉडल है, तो फाइनली मुझे प्रेडिक्शन करके, तो मेटा मॉडल में मैंने यूज कर लिया XBB क्लासिक, मेटा मॉडल में मैंने यूज कर लिया XBB क्लासिक। अब मैंने इन्हें स्टैक करना है कि बेस मॉडल ये यूज करो, फिर उसके बाद मेटा मॉडल ये स्टैक इज इक्वल टू या फाइनल इज इक्वल टू स्टैटिक क्लासिफायर, स्टैटिक क्लासिफायर मेरा फाइनल है, एस्टिमेटर्स इज इक्वल टू, एस्टिमेटर्स मतलब बेस, एस्टिमेटर्स में आ गए बेस मॉडल, एस्टिमेटर्स में आ गए बेस मॉडल्स, और मेटा मॉडल के लिए फाइनल मॉडल इज इक्वल टू वो फाइनल मॉडल इज इक्वल टू वो। तो पहले फर्स्ट लेयर में आपका सेमी डेटा, इसमें एक और इसमें क्रॉस वैलिडेशन,
ये सारे ट्रेनिंग डेटा से एक साथ ट्रेन होता है ना मेटा मॉडल, तो क्रॉस वैलिडेट करें, उसके लिए क्रॉस वैलिडेशन फाइनल डॉट फिट या एक्सट्रीम ट्रेन इससे फिट कराया। पहले बेस मॉडल होंगे, ठीक है। ये आपका एक्यूरेसी स्कोर आ गया यूजिंग स्टैकिंग। तो ये अलग अलग तरह की एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपका एक मॉडल से काम नहीं कर रहा, आपका एक मॉडल से एक्यूरेसी नहीं आ रही, कई प्रॉब्लम्स तो ऐसी होंगी जैसे मैंने जो आपको प्रॉब्लम दी है, हो सकता है वो आपकी एक ही क्लासिफायर से पढ़े आराम, एक ही मॉडल क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। एक ही रिग्रेशन मॉडल लगाया, आउटपुट अच्छी आती है। अगर पहले मॉडल से आपके आउटपुट 95-96% आ रही है तो ठीक है। अगर ये एंसेंबल टेक्निक्स तब आती है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट करके देख लिया, आपकी एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही, तब आप एंसेंबल टेक्निक्स पे जाते हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की एंसेंबल लर्निंग है। अब मेरा मशीन लर्निंग वाला काम सिर्फ एक टॉपिक अनोमली डिटेक्शन में मैंने कराया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगी। मैं सबसे पहले अनोमली डिटेक्शन कराऊंगा, फिर मेरा मशीन लर्निंग वाला काम शुरू हो गया। फिर हम करेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में क्या फर्क है? डीप लर्निंग अभी तक हम काम करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा पे। हमारा डेटा हमेशा नंबर या टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में कैटेगोरिकल भी या नॉर्मल टेक्स्ट भी एनएलपी लगा के उसको निकालना है। अब मुझे काम करना है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब कि अब मेरा जो डेटा होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, कोई इमेज होगी या स्पीच होगी, वॉइस होगी, मतलब अब इस तरह का डेटा है, वीडियो होगा, ऐसा कुछ डेटा। तो जब हमारे पास डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर प्रेडिक्शंस करने के लिए हमारे को डीप लर्निंग आर्किटेक्चर मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे एएनएन, सीएनएन, आरएनएन कैसे काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली उसमें अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स कैसे ट्रेन होती हैं, फिर जो कमी रह जाती है वो बैक प्रोपगेशन कैसे करते हैं और कैसे फाइनली वो इम्प्रूव होता जाता है, ठीक है। तो जब हम एएनएन, आरएनएन, सीएनएन ये पढ़ लेंगे, पहले एएनएन फिर सीएनएन फिर आरएनएन, आरएनएन के बाद फिर जो नेक्स्ट चीज हो जाती है वो है ट्रांसफॉर्मर। आरएनएन आर्किटेक्चर पहले डीप लर्निंग में 2020 तक एएनएन, सीएनएन और आरएनएन, फिर आरएनएन ही जब इम्प्रूव होता गया तो वहां से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया और ट्रांसफॉर्मर से ही फिर आपके जो जीपीटी मॉडल्स बनने लगे, वहीं से फिर आपका जो एआई का ये फील्ड तो बहुत देर से मार्केट में, पर इसका जो जनरेटिव एआई वाला इम्पैक्ट है वो 2022-23 के बाद शुरू हुआ। इससे पहले ये प्रेडिक्शंस के लिए यूज होती थी। अब ये क्या हुआ, क्योंकि इस तरीके से जब ये काम करता है ना तो ये यूजफुल किसी कस्टमर के लिए, एक कंपनी के लिए यूजफुल है कि मेरा ये डेटा है, मुझे प्रेडिक्ट करने दो मेरे लिए। पर जब से ये जनरेटिव वाला कॉन्सेप्ट आया तो ये हर ह्यूमन के लिए यूजफुल हो गया। मुझे अपना कोई